स्टैट्स क्या होती है। स्टैट्स को देखते हैं हम कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टैट्स के जितने भी फार्मूलाज होते हैं, जितनी भी उसमें हम टेस्ट लगा रहे होते हैं, हमने उनको याद नहीं करना होता। बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टैट्स में से पूछा जाता है अबाउट मीन या डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। उसके बाद इसमें कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो पी वैल्यूज़ होती हैं, ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या इंडिकेट करती हैं। समटाइम्स डाटा दे दिया जाता है कि ये स्क्यूड है या नहीं है। तो इस तरह के बेसिक मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपने इसका फार्मूला लगाना है और उसका आंसर मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है या जी और टी स्कोर आपने हमें निकाल के देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैल्यूज़ अगर दी भी होती हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इसका मीन, मीडियन या मोड फाइंड आउट करें, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो फाइंड आउट करें। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये कौन सा कर्व बनता है, इससे वो एक बेल शेप कर्व होता है, उसके बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो वो कौन सा कर्व बनता है। बेसिकली ये बहुत बेसिक और मेजर चीज़ें इस स्टैट्स में पूछते हैं। अब स्टैट्स क्या है? साइकोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट कलेक्ट डाटा। अब ये साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा कलेक्शन की बेस पे वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसके जो भी मेथड्स हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम डाटा को समराइज़ कर देते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम इसमें जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं हम उसको बेसिकली टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये ठीक है या नहीं है, उसे हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है और अपने उस सैम्पल को पूरी पॉपुलेशन पे रिप्रेजेंट करना कि ये हमारा डाटा रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये सारा कुछ बेस करता है किस पे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ समराइज करके देते हैं आपके डाटा को, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है या उसका मीन, मीडियन और मोड क्या है, या फिर उसका कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पता लगती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। आप अक्सर अगर आपने रिसर्च की है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल के उसमें एज, किस एज के कितने लोग हैं आपके पास, ऐसे ही होता है ना, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एज ग्रुप 13 to 19 है, मतलब टीन एज है, तो उसमें कितने लोग आपने जो जिनसे डाटा कलेक्ट किया, कितने लोग हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर लाई करते हैं, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसके अलावा एज के बाद आपके जेंडर आ जाते हैं, कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, वो सारा भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपको बता देती है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं आपके पास। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कितने लोगों का कौन सा स्टेटस है, एजुकेशनल लेवल, ये पता लग जाता है। इसके जितनी भी आपकी स्टार्ट की डेमोग्राफिक वैल्यूज़ होती हैं नॉर्मली जो हम ज़्यादातर अपनी रिसर्चेस में यूज़ करते हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं। अब एक फ्रीक्वेंसी टेबल में एक बात पूछी जाती है कि फ्रीक्वेंसी में जो हम टैली करते हैं वो टैली कैसे करते हैं। अब टैली कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात की हुई है, यहाँ बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, हमने इसको अभी छोड़ें क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता। हम बात करें कि टैली की, जैसे मैंने कहा कि 13 से 19 के दरमियान आपके पास अगर 3 लोग लाई करते हैं तो आप 3 लाइन्स लगाते हैं, इसको कहते हैं टैली करना। अब हमारे पास क्या होता है कि हम टैली करते जाते हैं, अच्छा 1 2 3 इसमें लाइक ये 4 तक तो लाइन्स आती हैं, लेकिन जो 5th लाइन होती है वो इन चारों लाइन्स को क्रॉस कर देती है। तो अब इससे क्या होता है, हमें काउंट नहीं करना पड़ता जब हम क्रॉस करते हैं। दैट इज़ अगर एक ग्रुप है जिसमें क्रॉस हुई हुई है लाइन्स, दैट मीन्स इट्स 5, ठीक है। तो टैली फ्रीक्वेंसी में ये 1-2 बार पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि हम जब टैली करते हैं तो उसमें कौन सी लाइन्स जो है वो हॉरिजेंटल होती है या लाइन्स को क्रॉस करती है। तो अब उसमें ऑप्शन थी 2 4 5, मतलब कौन सी लाइन क्रॉस करती है, 2nd, 1st, 5th, 7th ऐसे करके ऑप्शन थी। तो हमेशा 5th लाइन क्रॉस करती है 4 लाइन्स को। सो ये इसका टैली करने का मेथड होता है हमारे फ्रीक्वेंसी की में। और फ्रीक्वेंसी जैसे बताया कि अगर 13 से 19 का ग्रुप है एज ग्रुप, तो उसमें 3 लोग आ गए। इसी तरह अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो इन इंटरवल्स को आप अगर नहीं समझ पा रहे तो हम जस्ट एज ग्रुप्स ले लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पे एज ग्रुप्स रख देते हैं। दूसरा एज ग्रुप है जो हमारे पास 19 से आगे, मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है और 20 से स्टार्ट होकर वो कहाँ पे आ रहा है, 20 से 28 तक ले लें तो उसमें हमारे पास 4 लोग हैं जिनकी ये वाली एज ग्रुप है। तो इसी तरह से हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को हम या फ्रीक्वेंसी टेबल के अलावा हम इसको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी दे सकते हैं। सबसे पहली जो होती है वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
जिसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी याद रखें हमेशा, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास वाई एक्सिस पर आती है। वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, वो हमेशा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये टाइम जो हमारा वेरिएबल है जो वेरी कर रहा होता है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं। जो वेरिएबल वेरी कर रहा होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में। वर्टिकल जो नीचे से ऊपर जाती है, हॉरिजेंटल जो ग्राउंड के साथ साथ चलती है। जो वेरिएबल वेरी कर रहा है हमारे पास वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर रखेंगे और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, इसमें हम यहाँ पर ग्राफ्स अगर आपको ड्रॉ करने आते हैं तो हम कुछ वहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं और उन डॉट्स में जो डॉट्स लगाते हैं उन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर इसे हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पे बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में अब क्या फ़र्क होता है, बार चार्ट में हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी होती है, और जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सिस पर। ये इनमें मेजर फ़र्क है। बार चार्ट में कैटेगरीज होती हैं और हिस्टोग्राम में क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये देखें बार ग्राफ में आपको गैप नज़र आएगा, दरमियान में गैप है, फ़ौरन से दूसरा स्टार्ट उसके साथ अटैच्ड नहीं है, तो इनमें क्या है, गैप्स हैं इन बार्स के अंदर। और जो हिस्टोग्राम है इसमें कोई गैप नहीं होता। ये बेसिकली ग्रुप्स बने होते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये जो इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं उसको हम हिस्टोग्राम जैसे ग्राफ की सूरत में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई गैप्स नहीं होते। बार ग्राफ में कैटेगरीज होती हैं एक्स एक्सिस पर और इसमें गैप्स होते हैं। सो हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हमने देखा कि हम इसको पॉलीगॉन की शेप में, जिसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं, उसमें डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, उसकी शेप में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट अगर कैटेगरीज हैं हमारे पास तो हम उसको बार चार्ट बना देंगे। अगर हमारे पास ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के बाद फ़ौरन से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम हिस्टोग्राम की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ये तो आपने अक्सर देखा होगा पाई चार्ट। इसमें भी क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं। और ये पाई चार्ट बेसिकली परसेंटेज को शो करता है कि कौन कितनी % लोग कहाँ किस एरिया में लाई करते हैं, कितने किस एरिया में। जैसे कि यहाँ पर एक सुपर हीरो बैटल विनर्स, जो सुपर हीरोज़ हैं जितनी भी, उन्होंने बैटल में कितने % कौन से हीरो ने विन किया, तो ये पाई चार्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका ने 19% बैटल्स को विन किया, आयरन मैन ने 27%, सुपरमैन ने 13% और बैटमैन ने 41%। सो ये बेसिकली परसेंटेज बता रहा होता है। ठीक है, पाई चार्ट परसेंटेज की शेप्स में हमें पूरा डाटा कंक्लूड करके दे रहा होता है। तो इसको हम अक्सर सर्कल चार्ट भी कहते हैं, पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी कहते हैं। और इसमें ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये सारे सेगमेंट्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो डाटा समराइज़ करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे होते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं मीन, मोड एंड द मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। मीन क्या होता है, बेसिकली तो ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। लेकिन इन तीनों को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है। मीन क्या होती है, ये अरिथमेटिक एवरेज होती है ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उन 5 वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है और उनके नंबर पे डिवाइड कर देना है। कैसे करना है डिवाइड, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, कितनी हैं, 1 2, क्लास सेंटर वाली लाइन में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी होगी, 8। अब इनके अंदर क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, इन सारे नंबर्स को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपने इसको 8 पे डिवाइड कर देना है। अब जो आपके पास जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.